यहाँ आते हैं चमत्कारी अनाज। तो हमें करना क्या है? हमें अपना अनाज बदलना है। खाना जो धीरे धीरे और लगातार ग्लूकोज को हमारे खून में छोड़े, एक बार में तेजी से नहीं। और ये आश्चर्यजनक तरीका भगवान ने बनाया है। तो अब तक जो मैंने बोला, यकीन मानिए, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर यह गलती सारी मानव जाति से हो गई है। तो अगर आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा, अलग तरीके से सब कुछ करना होगा। तो अगर आप ऐसे ही चक्कर में फंसे रहे तो कुछ नहीं होगा। ये मत सोचना कि मैं जो अनाज बता रहा हूं इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये 76 है, ये 70 के आसपास है, तो काफी कार्बोहाइड्रेट है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। फर्क ये है कि इसके साथ फाइबर भी है, और मैं इसको एनरिच्ड अनाज बोलता हूं। एनरिच का मतलब ना ज्यादा ना कम, जितना चाहिए बस उतना। तो कई ये सोचते हैं कि जब मैं श्रीधान्या बोलता हूं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होगा। नहीं, इसके अंदर ज्यादा फाइबर नहीं है, इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर है, जितना चाहिए उतना है। तो 60 ग्राम से 8 ग्राम, 65 ग्राम से 9.8 ग्राम, ये कॉर्ले ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं इसे, इसमें 12.5% है। और ये कैसे अरेंज्ड होता है? तो अगर ये 12.5% फाइबर राइस के ऊपर हो, बाहर की लेयर पर हो, तो जब भी आप उसको डीहस्किंग करेंगे तो सारा का सारा वो खत्म हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? उन्होंने फाइबर को कुछ ऐसा अरेंज किया कि वो सेंटर से लेके सतहों में उसको अरेंज किया है, सेंट्रिक सर्कल्स की तरह। तो आपके पास फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स तरीके से ये पूरी रचना बनी होती है। तो जब मैं ये ग्रेन खाता हूं तो ग्लूकोज अचानक नहीं बढ़ता, क्योंकि शरीर को इस फाइबर से निकालना होता है और वो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो असल में यही होता है कि जब आप 100 ग्राम ब्राउन टॉप मिलेट खाते हैं तो उसे 8 घंटे लगते हैं ग्लूकोज को आपके शरीर में रिलीज करने में। तो ये क्या करता है? ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिलीज करता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम। तो अगर मैं इसको ग्राइंड भी कर दूं, पीस भी दूं, आटा बना दूं इसका, तो भी कार्बोहाइड्रेट और फाइबर आपस में से अलग नहीं होते। केवल आपका पाचन तंत्र ही इसको अलग अलग कर सकता है। परंतु यह करने के लिए आपको इस पूरी प्रोसेस को आसान करना होगा। अगर आप ऐसे ही खा लेंगे तो फाइबर अलग नहीं होगा। इसको पानी में भिगोना जरूरी है। भिगोने से फाइबर फैलना शुरू होता है और आपके पाचन तंत्र के लिए तैयार हो जाता है। आज हम लोगों के लिए समस्या क्या है कि अमिताभ बच्चन पिछले 20 सालों से कह रहे हैं, ना पिता चाहिए ना माता चाहिए, 2 मिनट वाली नूडल्स। सारे बच्चे अब नूडल्स डालते हैं गर्म पानी में और स्लर्प करके खा जाते हैं। और यह है इमेज महान अमिताभ बच्चन ने सारे भारत को दी है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, सबने ही प्रॉपर खाना बंद कर दिया है। सारा क्विक फूड है, 2 मिनट में तैयार हो जाता है। आपके पास समय ही नहीं है। महिंद्रा टेक का गेट बंद होता है, भाग जाओ। तो कहने का मतलब है कि खाना पकाना बंद कर दिया है लोगों ने, और सब मिनटों में तैयार होने वाले खाने के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि MTR है, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, 2 मिनट में वो तैयार हो जाएगा। फूड टेक्नोलॉजीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा उद्योग है। इतनी सारी मशीनें आ गई हैं ये सब करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनको नहीं पता कि ये पका क्या रहे हैं, बस सिर्फ पका रहे हैं, सिर्फ पका रहे हैं। तो इन ग्रेन्स को आप 2 मिनट में नहीं पका सकते, इसे आपको भिगोना पड़ेगा।
चाहे इसका आटा ही क्यों ना हो, आपको उसे भिगोना पड़ेगा। परंतु गेहूं और चावल के केस में आपको उसको भिगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको तुरंत पका सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। परंतु इस केस में ऐसा नहीं होता, आपको पुराने पकाने के तरीके अपनाने होंगे। आराम से इसको 6 से 8 घंटे भिगोना होगा ताकि फाइबर रिलीज हो सके और वो पकने के लिए तैयार हो सके। तब यह 5-10 मिनट में पक जाएगा और आप इसे मिट्टी के बर्तन में भी पका सकते हैं। बहुत पहले की बात है, मैं लोगों को ऐसे ही खाने के लिए बोल देता था, क्योंकि कुछ खाएंगे तभी आपको कुछ मिलना शुरू होगा। तो मेरे पुराने 2011-2012 के लेक्चर्स में मैं लोगों को बोलता था कि आधा घंटा भिगो लो और खा लो, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूँगा कि 6 से 8 घंटे भिगोना है तो कहेंगे कि ये पागल है और कोई भी मुझे सुनेगा नहीं। तो शुरू में मैंने ये ट्रिक लगाई, क्योंकि अगर आप आधा घंटा भी भिगोते हैं तो ऊपर का भाग धीरे धीरे रिलीज होता है। तो आपको हो सकता है पेट दर्द हो, कुछ बॉइल्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अनकुक्ड फाइबर खाते हैं तो गर्मी करता है वो। पर इन सब के बावजूद भी आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ग्लूकोज आपके खून की तरफ दौड़ेगा नहीं और आपका शरीर असल में काम करना शुरू कर देगा। और यही एक सैड स्टोरी है। ग्लूकोज हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर ये ज्यादा होगा तो ये जहर है और ये आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। सिर्फ 1 ग्राम शुगर आपको 6 महीने पीछे भेज सकती है, जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है। तो 1 ग्राम शुगर आपको इतना बीमार कर सकती है, इतना ज्यादा बीमार कर सकती है। अगर आप शुगर को बिल्कुल ही बंद कर दें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये डेंगू वगैरह, चिकनगुनिया वगैरह इस तरह की बीमारियों को आराम से फेस कर सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि आपका बोन मैरो इस तरह के वायरसेस को फेस करने के लिए तैयार रहेगा। और अगर आप शुगर लोगे तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका शरीर जरूरत के हिसाब से एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा। तो आप देख रहे हैं अंतर क्या है। तो जिस क्षण आप चावल, गेहूं, शुगर वगैरह नहीं लेते, मांस, अंडा भी बनाया जाता है, वो भी एक अलग आयाम है। सोयाबीन, कॉर्न कैसे बनाया जा रहा है, इसे सब मिक्स करते हैं स्टेरॉइड्स के साथ और फिर गाय को, सूअर को, मुर्गों को खिलाया जाता है और एक दिन में 16 घंटे। तो इस तरह से मीट तैयार होता है। तो इतने सारे केमिकल्स के अवशेष उसमें आते हैं कि 100 ग्राम अंडे खाते हैं तो आप 1 किलो सब्जी या चावल, गेहूं की तुलना में 8 गुना ज्यादा केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सब केमिकल आपके शरीर में अपना नाच शुरू कर देते हैं और आपके डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं और कैंसर कंडीशंस पैदा करते हैं। और खासकर सोयाबीन, ग्लाइफोसेट, जो कि सोयाबीन को तैयार करने में इस्तेमाल होता है, यह 1 नंबर का हर्बिसाइड है और 1 नंबर का कार्सियोजेनिक मटेरियल है। तो जो लोग सोयाबीन खा रहे हैं उनका कैंसर बढ़ सकता है। जिस भी कंट्री में मांस ज्यादा खाया जाता है वहां कैंसर ज्यादा है। और यह मांस की वजह से नहीं है, बल्कि जिस तरीके से मांस को प्रोड्यूस किया जाता है। मीट में भी बहुत मात्रा में स्टेरॉइड होता है। शरीर को काम करने के लिए केमिकल्स की जरूरत होती है, पर अगर आप केमिकल ज्यादा डाल देंगे, स्टेरॉइड ज्यादा डाल देंगे, तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। और लोगों का यही संतुलन बिगड़ रहा है। तो उनको पार्किंसंस, अल्जाइमर्स की बीमारियां हो रही हैं और ऐसी बीमारियों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खासकर मीट खाने वाले देशों में। पार्किंसन 17%, 18%। और इसका मतलब कि वो भूल जाते हैं कि वो हैं कौन, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और आपका शरीर हिलने लगता है। और इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। हाथों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, लगातार हिलते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो हिल भी रहे हैं, उनकी पकड़ नहीं रहती, वो लिख नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते, और ये दयनीय हालत हो जाती है उनकी। और ये सारी स्थिति हम रिवर्स कर सकते हैं, पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर, अगर आप खाने की कंडीशंस को बदल दें। तो सबसे पहले सिंपल और लॉजिकल और बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है कि आप अपना खाना बदलें और टेबलेट लेना बंद करें। तो आपको किसके पास जाने की जरूरत है? डॉक्टर के पास नहीं। अगर आपको सेहत चाहिए तो आपको उन लोगों के पास जाने की जरूरत है
जो यह ग्रेन उगा सकें। और ये ग्रेन्स पारंपरिक रूप से वहां उगाई जाती है जहां बरसात नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ 4 बारिशें इन ग्रेन्स को उगा सकती हैं। और इन 5 ग्रेन्स को की 1 किलो मात्रा उगाने के लिए सिर्फ 200 लीटर का पानी चाहिए। और इन ग्रेन्स को न्यूट्रल ग्रेन्स बोलते हैं, इनके रेशियो की वजह से। अगर आप 60 को भाग दें 8 से, 65 को 9.8 से, तो आपको एक सिंगल डिजिट मिलेगा, 10 के नीचे रहेगा वो। और अगर आप यही तरीका यहां लगाएं न्यूट्रल मिलेट के साथ, पर्ल मिलेट वगैरह, तो ये 25 के ऊपर है। तो ये फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो है इन 5 ग्रेन्स में, ये 10 से कम है। और यही वजह है कि आपको सेहत देती है। और बाकी सब ग्रेन्स के लिए ये रेशियो 25 के ऊपर है। अगर आप पर्ल मिलेट को देखिए, 67 को 1.2 से, तो ये तकरीबन 35 के आसपास आता है। और यही गेहूं के साथ भी है, 66 को 3 से भाग देंगे तो करीब 23 आता है। अगर आप करें 60 को 8 से, तो रेशियो आता है 8, 7 दशमलव कुछ। 70 को 12.5 से करें तो ये आता है 5.5। तो ये ब्राउन टॉप मिलेट के लिए। तो जितना ये रेशियो कम रहेगा सेहत के लिए उतनी ही अच्छे है। तो अगर आप इस तरह के ग्रेन्स खाते हैं ये वाली, तो यह कोई बीमारियों का इलाज नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए अगर आप डायबिटिक है, आप रागी खाते हैं तो आपकी डायबिटीज ठीक नहीं करेगा वो। पर अगर सिर्फ रागी ही खाते हैं और कुछ भी नहीं, तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, पर यह बीमारियों का इलाज नहीं करेगा। तो इसमें हीलिंग गुण नहीं है, बट ये आपको मेंटेन रख सकती है, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स। तो अगर आप पहले से ही बीमार हैं तो आपको बेहतर नहीं कर सकती। आजकल बहुत लोग खा रहे हैं रागी, चावल, गेहूं, और अगर आप बीमार होते हैं तो ये 0 वैल्यू की हैं। ये है -100 और ये है +100। तो अगर आप माइनस में हैं तो आपको पॉजिटिव मिलेट खानी होंगी। इसीलिए हम इनको पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत ज्यादा है, हाई फाइबर कंटेंट है। पर इसके अंदर सही फाइबर है, जितना फाइबर चाहिए। तो कई लोग विशेषज्ञ कहते हैं कि हाई फाइबर है, पर यह हाई फाइबर नहीं है, इसमें ज्यादा फाइबर है, 0.2 ग्राम और 8 ग्राम। तो ये तकरीबन 40 गुना ज्यादा है, इसीलिए इसको कहते हैं हाई फाइबर। पर मैं इनको बोलता हूं राइट फाइबर, क्योंकि ये हमारे शरीर में धीरे धीरे लगातार ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। तो अब यहां खाने की परिभाषा आती है। तो खाने की परिभाषा क्या है? खाना वो है जो हमारे खून में ग्लूकोज को धीरे धीरे संतुलित तरीके से रिलीज करता है। और जब ये बात समझ में आ गई है, तब हमारी सेहत अब हमारे हाथों में है। तो अगर आप हर समय सही ग्रेन खाओ, तो आप बीमार भी हो जाओ तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। तो यह सब समझने के लिए मैंने ग्रेन्स को जानना शुरू किया और अलग अलग किसानों के पास गया, एक बीज इकट्ठे किए। असल में हमारे पास बीज ही बहुत कम बचे हैं। मैं इन्हें लाया, काफ़ी मात्रा में उगाया, और कुछ 10 तरह के मरीज मेरे पास हुए, और डायबिटीज़, गैंग्रीन, और 3 दिन के अंदर अंदर गैंग्रीन गायब हो गया। और एक बार गैंग्रीन हो जाए तो डॉक्टर का काम है टांगों और उंगलियों को काटना और आर्टिफिशियल लगा देना। तो यह मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई, और मुझे नहीं पता कि मैंने कितनों का इलाज किया, हजारों ही होंगे, और अब ये गिनती लाखों में है, क्योंकि अब लोगों को मेरे पास नहीं आना पड़ता। मैंने किताबें, PDF वगैरह बना दी हैं, और ये सब मुफ्त है। आप गूगल पर जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में है, कन्नड़ में है, तेलुगु में है, हिंदी में भी है कुछ, और ये मुफ्त में मिल रही हैं। और ये सब ग्रेन खाने शुरू कर सकते हैं आप अपने आप, और आप अंतर महसूस करेंगे। सिर्फ 6 महीनों में ही कोई भी सेहत को महसूस कर सकता है। हम यहाँ बीमारियों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेहत की। आपका शरीर जब
सेहतमंद रहता है और आपका शरीर सेहतमंद रहेगा क्योंकि ग्लूकोज आपके खून में लगातार नहीं भर रहा, और यह सब नहीं होता तो आपका शरीर कई तरीके से काम करता है और वो फ्री रहता है सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और उनको कुछ और नहीं करना पड़ता और आपके अंग ठीक से काम करना शुरू करते हैं और आप सेहतमंद हो जाते हैं। यही जादू है। और मैं जादू पसंद नहीं करता क्योंकि जादू और चमत्कार कभी कभार ही हो सकते हैं और यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। और ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग हैं, आप लाखों लोगों को लाइन में लगा दीजिए, ये सिद्धांत को अपनाइए और 1 लाख लोगों को ठीक किया जा सकता है अगर उनके पास समय है तो। कुछ लोग जिनके पास समय नहीं है, आखिरी स्टेज पर है, वो उनका हो सकता है कि वो इलाज ना हो पाए, और ऐसी हालत में होता है कि हम उनकी मदद शायद ना कर पाए क्योंकि पर्याप्त समय चाहिए। और ऐसे में कैंसर, HIV, SLE, मल्टीपल साइरोसिस, ब्रेन ट्यूमर, फाइब्रॉइड्स, ब्रेस्ट कैंसर, सब तरह का इलाज हो सकता है। तो हमने कई अलग अलग तरह के कैंसर्स की सूची बनाई और किस तरह का ग्रेन खाना चाहिए उस पर अध्ययन किया क्योंकि हर एक ग्रेन की अपनी क्षमता है। फॉक्सटेल सफाई करता है और ये फाइल है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉक्सटेल आपके नर्वस सिस्टम और लंग्स की सफाई करता है। कोडो मिलेट आपके खून और बोन मैरो की सफाई करता है, और बार्नयार्ड मिलेट आपके ब्रेन और लीवर की सफाई करता है, और ब्राउन टॉप मिलेट आपके शरीर के तकरीबन सभी हिस्सों को क्लीन करता है, खासकर पाचन तंत्र को। तो अगर आपको एनल कैंसर है, एसोफेगल कैंसर है, स्टमक कैंसर है, तो ब्राउन टॉप मिलेट काम आती है। ब्लड कैंसर के केस में कोडो मिलेट काम आती है। लंग कैंसर के केस में फॉक्सटेल मिलेट काम आती है। तो शरीर के अलग अलग अंगों की सफाई के लिए और मेंटेनेंस के लिए अलग अलग ग्रेन्स काम आते हैं। ग्रेन्स मतलब मूल रूप से फाइबर है, और फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक जो घुलनशील फाइबर होता है और दूसरा अघुलनशील फाइबर। और घुलनशील फाइबर जो है वो खून में सारे सिस्टम को क्लीन करता है, और अघुलनशील फाइबर वो होता है जो रेक्टल एरिया से बड़ी आंत तक हाइड्रोफिलिक बन जाता है और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखना शुरू कर देता है। और तो सबसे पहली चीज जो होती है वो आप ठीक से मल त्याग करने लगते हैं, और मल आपके पैन से स्टिक नहीं करता। जब आप पानी से धोते हैं और अगर आप गेहूं, चावल जैसी चीजें खाते हैं तो मल बहता नहीं, आपको 10-15 बाल्टी पानी डालना पड़ेगा। तो यह है पहला और सबसे साधारण पैरामीटर है अपनी सेहत जांचने के लिए। जब आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको कम पानी चाहिए, और यही भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। पानी पूरी धरती पर एक ही तरह है, ना कम है ना ज्यादा है, और वो फिक्स है पानी। और हमारे पास सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है जो असली पानी है, बाकी सब तो समुद्रों में है। और इस 3% में से 2.7% पानी साउथ और नॉर्थ पोल के अंदर लॉक्ड है, और सिर्फ 0.3% पानी ही हमारे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, जिसमें से 0.2% मीट और कृषि को उगाने में चला जाता है। तो वैज्ञानिक असल चीज की तो बात ही नहीं कर रहे। तो असल में यह खाना कंज्यूम करते हुए हम असल में सारा पानी ही कंज्यूम कर रहे हैं। 66% पानी तो इसी में चला जाता है, चीनी बनाने में, मीट तैयार करने में, गेहूं और चावल उगाने में। और हम पानी के लिए लगातार लड़ते रहते हैं क्योंकि जब हम गन्ना पैदा करते हैं तो 12 महीने इसकी सिंचाई करनी पड़ती है, और सिंचाई करने के लिए फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, और फर्टिलाइजर डालेंगे तो बीमारी आएगी, और यही बिजनेस मॉडल है। तो हम सबको यह यकीन दिला दिया गया है कि गन्ना खाओ, केला खाओ। केला क्यों उगाया जाता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, वाइन बनाने के लिए। केला वगैरह ये सब शराब बनाने के लिए उगाए जाते हैं। और इससे भी ज्यादा दिक्कत यह है कि 16%
जमीन जो है वो सुपारी और तंबाकू उगाने में यूज हो जाती है। असल में पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल जमीन जो है वो भारत जाति द्वारा नशीले पदार्थों को उगाने के लिए यूज हो रही है। और जिसको हम कहते हैं कि बहुत विकसित स्टेट है कैलिफोर्निया, उसने कानून बना दिया है कि आप मॉर्फिन बेच सकते हैं। और पूरी हिमालयन लैंडस्केप जमीन बदल दी गई है और वहां पर सिर्फ गांजा ही उग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम कैसे बदल चुके हैं। करीब 26% जमीन हम ये सब फालतू की चीजें उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीनी, तंबाकू, सुपारी, और सुपारी जो है वो दवाइयों की कोटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सारी ड्रग्स जैसे मॉर्फिन्स है, कोडीन है, इन सब के रॉ मटेरियल, बेस मटेरियल की तरह भी यूज होती है। और इतना ही काफी नहीं था तो हमारे पास चॉकलेट है। और चॉकलेट में थियोब्रोमिन एक एडिक्टिव मटेरियल है जो इसके अंदर होता है। जैसे निकोटिन है सिगरेट में, कैफीन है कॉफी में। चाय और कॉफी खतरनाक है, सारी नदियों को मार रही है। और हम लोग रोज सुबह कप के कप चाय और कॉफी पीते हैं। ये सारे पहाड़ों और उनकी रेंजेस और जंगलों को काटने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। सारी हिमालयन रेंज जो है वो चाय ही उगाने में चली गई है। टाटा टी है और वो कई तरह की चाय है, कई तरह की टी एस्टेट्स हैं। और हमारी मेडिकेरी क्या पूरा रेंज जो है वो कॉफी में चला जाता है। ऐसा ही ब्राजील में है। सब जगह सब तरह की पहाड़ी रेंज जो है वो चाय और कॉफी उगाने में इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया में। और इसीलिए सारी नदियां भी सूख रही हैं। तो आप सब लोग चाय और कॉफी पीते हैं, हमारी कावेरी नदी सूख रही है। और यह अब जीवन नदी नहीं रह गई है। और सिर्फ हमारी नदियां ही नहीं, सारी नदियों की दुर्दशा जो है वो कॉफी और चाय और चीनी से जुड़ी हुई है। इन सबको उगाने के लिए हम अपनी नदियों को सुखा रहे हैं। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, कृपया चाय और कॉफी पीना बंद करें। ये चीजें हमें मार रही हैं, सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी धरती को भी। हमारा हार्मोन जो है संतुलन वो बिगड़ रहा है, पूरा सिस्टम का संतुलन बिगड़ रहा है। तो आपको सोचना शुरू करना होगा कि जो हम खा रहे हैं वो सिर्फ हमारे धरती के लिए ही नहीं, वो पूरे जानवरों को मार रहा है। और अगर हम कल से चाय और कॉफी बंद कर दें तो 6 महीने के अंदर ये धरती जो है बेहतर रहने की जगह बन जाएगी। क्या हम कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इसकी लत लग चुकी है। कॉफी कैफीन है, ये रुकेगी नहीं। ये क्या बोल रहा है ये कादर? थोड़ी तो पीने दो। और इसने हमें वश में कर रखा है। ये एडिक्शन प्रोसेस है। तो हमें इससे बाहर निकलना होगा। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल चाय है। इसका एक प्लांट है जिसका नाम है पोंगेमिया। ये इसका एक काशिया बनाया जा सकता है जिसको हर्बल ड्रिंक बोल सकते हैं हम। और ये लत को खत्म करता है। शराब की लत भी छूट जाएगी। बहुत सारे टेकीज पान पराग लेते हैं, कई तरह के प्लांट पान मुंह में रखते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कई तरह की लत होती है। इसी तरह का एडिक्शन हो, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, ये हर्बल ड्रिंक से आप खत्म कर सकते हैं। 3 तरह के हर्बल ड्रिंक्स है जो आप लेंगे तो उससे आपका एडिक्शन छूट जाएगा। पोंगेमिया का काशिया है, कैस्टर ऑयल, अरंड के बीज हैं उनका काशिया, और टिनोस्पोरा। इन 3 काशिया को आप हफ्ते में रोटेट कर करके पिए। आप कॉफी पिए और कॉफी पीने से पहले आप काशिया पिए। और 3 से 4 हफ्ते बाद आपका कॉफी पीने का मन नहीं करेगा। और धीरे धीरे आप इन एडिक्शन से बाहर आ जाओगे। सारे शराब पीने वाले, नशे लेने वाले ये सब कर सकते हैं। पर सिर्फ जरूरत है कि आप छोड़ने के बारे में सोचना होगा। क्योंकि अगर आप छोड़ना ही नहीं चाहते तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो अगर डी एडिक्शन आपके मन में है, जो एडिक्टेड है उसके मन में है, तभी आप छोड़ सकते हैं। आप ऐसे लोगों को ये काशिया से मदद कर सकते हैं। पोंगेमिया, अरंड बीज, कैस्टर ऑयल लीफ और अमृतबली टिनोस्पोरा। तो इस तरह से हमारे पास करीब 40-50 अलग अलग तरह के काशिया हैं जो अलग अलग चीज़ों के में मदद करते हैं। स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज्म वगैरह है, जिनको अटेंशन डेफिसिट
का प्रॉब्लम है, उन बच्चों को, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, और ये सब अलग अलग नाम दिए गए हैं उन बच्चों को जो कुछ ऐसे पैदा हुए हैं अलग तरीके से, और ये सब हमारे खान पीन के तरीकों की वजह से हुआ है। आज पूरी दुनिया में 28% बच्चे जो हैं वो डीरेंज्ड पैदा होते हैं, और ये सब हमारे खाने की वजह है। तो हमारे जवान बच्चे और बच्चियां, अगर आप सही हेल्दी चीज़ें खाना चाहते हैं तो आप चावल, गेहूं, दूध, चावल, चाय, कॉफ़ी पीना बंद करें, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करने में लगा हुआ है। तो अगर आप ADHD किड्स बच्चे नहीं चाहते तो आप कल से चाय, कॉफ़ी पीना बंद करें। आपके शरीर को साफ होने में 6 महीने लगेंगे, उसके बाद आप कंसेप्शन के लिए जाएं, तो आपका 100% चांस है कि आपके बच्चे ADHD बच्चे नहीं होंगे। अदरवाइज आपके करीब 28% चांस है कि इस तरह के बच्चे हो सकते हैं। और ये डॉक्टर अलग अलग तरह की बातें बोलते रहते हैं, ये सब कि हेरिडेटरी है या क्या है, ये सब बकवास है, और ये सब खाने की वजह से है। हेरिडेटरी क्या है? मैं अपनी माँ की तरह दिखता हूं, मैं अपने माँ के भाई की तरह दिखता हूं, ये हेरिडेटरी है। उनको मजाक समझ में आ गया है। तो ये सब चीजें हेरिडेटरी नहीं है, बीमारियां हेरिडेटरी नहीं है, बहुत ही कम बीमारियां हैं जो हेरिडेटरी हैं। यह सब खाने की वजह से ही होती हैं, और अगर आपका खाना सही है तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आपका खाना सही नहीं है तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो आप क्या करते हैं? मैं नेचुरोपैथी करूंगा, मैं होम्योपैथी करूंगा, एलोपैथी करूंगा, मैं ये कुछ और पैथी करूंगा। तो ये इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, ओ ये करो, वो करो, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, टाटोपैथी करो, तो नहीं तो आप तिरुपति जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ द्रौपदी बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो आपको कहां जाना चाहिए? आपको किसान के पास जाना चाहिए, वो आपको सेहत दे सकते हैं। पर हम तो हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या ये सब नॉनसेंस नहीं है? कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कर रहा है, वो सब बीमारियों को मैनेज कर रहे हैं। जैसे MBBS है, बिजनेस ऑफ मेडिसिन, बिजनेस ऑफ सर्जरीज, और हम पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हैं, और हमें विश्वास है कि ये तरक्की कर रहे हैं। मैं आपको आपका ब्रेन दिखा सकता हूं, ब्रेन में ट्यूमर है, इंच बाय इंच इतना बड़ा ट्यूमर है, ये देखिए, मैं देख पा रहा हूं। अब प्रश्न है कि हम क्या करें? ओह, मैं इसको हटा देता हूं, कीमोथेरेपी कर दूंगा, और 6 महीने बाद आप कहेंगे ओह ये तो फैल गया है। तो कहते हैं इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। ओह, मेटा मतलब समझ में नहीं आया, और ये सारी चीज कनेक्टेड है। इसे समझने को क्या है? मैं ठीक बोल रहा हूं ना? तो पहले तो ये ट्यूमर होना ही नहीं चाहिए था, और ये हो भी गया तो इसको डिसॉल्व कैसे करें, इसको रिमूव कैसे करें, इसको रिवर्स कैसे करें? तो आपका खाना इसको रिवर्स कर सकता है, और यही हम कर रहे हैं। बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, 2-3 नहीं, बहुत हैं, हजारों पेशेंट्स हैं जिनको ये चीजों का इलाज हो चुका है। हजारों गैंग्रीन के केस हैं, डायबिटीज के केस हैं, HbA1c 12 था 5 हो गया सिर्फ 6 महीने के अंदर। पर समस्या क्या है कि हमारा सिस्टम, हम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको इससे बाहर निकलना होगा। कॉफी सबसे बुरी चीज है। आप किसी भी ब्राह्मण के घर जाइए और उनको कॉफी छोड़ने के लिए बोलिए, वो आपको मार देंगे। जैसे आप एक मुस्लिम के घर जाइए और उनको बोलिए कि मीट खाने से खाना बंद कर दीजिए, और ब्राह्मण को बोलिए कि कॉफी खाना पीना बंद कर दीजिए। मुस्लिम को मीट खाना बंद करने के लिए बोलना बहुत बड़ी भूल है। दोनों एक समान है, बहुत मुश्किल है ये। तो क्या हम ये कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सिस्टम को बदलना है, और कोई किसको बदलेगा? हम ही लोगों को ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा इसको बदलने के लिए। और हमें ही इन चीजों को बदलने की जरूरत है।
हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सब लोग मिलेट खाना चाहते हैं तो किसान मिलेट उगाएंगे। अगर आप ये कहें कि मैं मिलेट खाना चाहता हूं तो अच्छा है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, तो मिलेट कौन खाएगा? और अगर आप मिलेट नहीं लोगे तो कुछ सालों बाद मिलेट के बीज जर्मिनेट ही नहीं होंगे। ये बीज 6 महीने से 3 साल तक जर्मिनेट होते हैं और 6-7 सालों के बाद अपनी जर्मिनेट होने की क्षमता को खो देते हैं। तो अगर जर्मिनेटिंग मटेरियल की रिसाइकलिंग ही नहीं होगी तो एक समय के बाद ये सारे के सारे बीज खो देंगे, और यही हो गया है। दुनिया से कई तरह के वंडरफुल और डाइवर्सिफाइड फूड मटेरियल जो है वो 15-20 साल में हम खो चुके हैं। असल में ये फॉक्सटेल मिलेट ये एक इटालियन इटालियन मिलेट है और इटली के लोग फॉक्सटेल मिलेट ही खाते थे। और बार्नयार्ड मिलेट ये जापानी मिलेट है और जर्मन मिलेट है। 150 साल पहले पूरा जर्मनी यही मिलेट खाता था। और ब्राउन टॉप मिलेट अमेरिकन मिलेट है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अमेरिकन यही खाते थे और अब वो पंछियों को खिला रहे हैं और खुद ये फालतू की बेकार चीजें खा रहे हैं। और वो लोग स्टूपिड है और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम इडियट्स हैं और हम इडियोटिक बन गए हैं। और यही सब कुछ हो रहा है। वो फूल्स हैं, हम इडियट्स हैं, और कुछ नहीं। तो यहां मैं खड़ा होकर आपको बता रहा हूं कि ये खाना है जो आपको खाना होगा। और मैं आपको ये नहीं कह रहा, मेरे पर विश्वास करो, आप सिर्फ 6 हफ्ते, कोई भी बीमारी हो, मैटर नहीं करता, कैंसर, गैंग्रीन, HIV, SLE, कोई सिंड्रोम, ये सिंड्रोम, वो सिंड्रोम, जो सिंड्रोम है उसको लिख के इन्वेलप में बंद करके रख दो। 6 महीने से 2 साल तक आप ये लें, निर्भर करता है कि वो किस तरह की बीमारी है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग 6-6 हफ्ते के अंदर ही अच्छा महसूस करने शुरू कर देते हैं। YouTube को आपको बहुत सारे आई कैचिंग टाइटल वाले वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइटल्स वाले मिल जाएंगे, जैसे कि 1 दिन में आपका पेट कम हो जाएगा, 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। उन पर विश्वास ना करें। आप YouTube पर जाइए, मेरे बहुत सारे वीडियोस वहाँ पड़े हैं, डॉक्टर खादर और टाइटल के साथ हैं, तो आप उनको ध्यान से सुनिए। 2 घंटे के लेक्चर भी हैं, आधे घंटे के भी लेक्चर हैं, क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस भी हैं। पर लगभग सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में आ सकते हैं उनके उत्तर दिए जा चुके हैं, वो पूछे जा चुके हैं। और एक चीज़ बहुत बार आती है कि मिलेट्स बहुत ख़राब है, थायराइड्स की समस्या बढ़ जाती है, और अभी भी सारा कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहता है, जो कि बहुत स्टूपिड है। मैंने काफ़ी सुना हुआ है, क्योंकि 28 थायराइड के मरीज हैं जिन्होंने कभी मिलेट नहीं खाए और वो जानते भी नहीं कि मिलेट क्या है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उन 28 मरीजों ने तो मिलेट खाया ही नहीं, फिर भी उनको थायराइड है? असल में मैंने इन 5 ग्रेन से हजारों ही थायराइड्स के मरीजों को ठीक किया है, हजारों। मेरे को तो गिनती भी नहीं है। अकेले मेरे क्लिनिक में ही मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूं, रोज 100 से 200 मरीज देखता हूं और बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। पिछले 15 सालों में अब आप ही काउंट कर लो, बहुत चौंकाने वाला नंबर है। और इसके बाद मैंने आसपास जाना शुरू किया, कर्नाटका, आंध्रा, और अब मैं देश के बाहर भी जाना पड़ता है। बहुत लोग बुलाते हैं और मैं सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करता हूं। ये 5 ग्रेन खाने से आप अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे, पर अब हमें पर्याप्त उगाना भी होगा, तो मुझे गांव में भी जाना पड़ता है। हमारे पास एक छोटी सी जगह है, मैंने 7 एकड़ फर्टाइल लैंड को एक जंगल में बदला है और इसको जंगल फार्मिंग का नाम दिया है, कन्नड़ में काडू कृष्णत्वे। सो इस चीज में बहुत काम किया है।
हमें सारे पांचों ग्रेन्स उगाने हैं, हम बहुत सारे किसानों को सिखा रहे हैं, टेकीज को भी सिखा रहे हैं जो इंटरेस्टेड हैं। सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए कैसे उगाना है, कैसे प्रोसेस करना है बिना न्यूट्रिएंट्स को खोए हुए। इन सब के लिए क्लासेस और लेक्चर्स हम लगाते हैं। हम अलग अलग गांव में भी जाते हैं ताकि किसानों को दिखा सकें, सिखा सकें। हम सारी दुनिया को खाना देना चाहते हैं और हम उन सबको शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सेंट्रलाइज मॉडल ना हो। आप अपना खाना उगाओ, प्रोसेस करो और खाओ, ट्रांसपोर्ट मत करो, क्योंकि 15% कार्बन फुटप्रिंट इस धरती पर ट्रांसपोर्टेशन से ही है। ये हाई एंड ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की वजह से ही पोल्यूशन है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि कार्बन फुटप्रिंट से मतलब क्या है। 15% कार्बन फुटप्रिंट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। दुनिया के फ्यूचर मॉडल को विकसित करने के लिए हमें इस लॉजिस्टिक्स को रिवर्स करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए, जितना हो सके हमें ट्रांसपोर्टेशन को कट करना होगा। तो ये सब कैसे होगा? हमें वहीं पे खाना उगाना होगा, वहीं प्रोसेस करना होगा, वहीं खाना होगा। लोकली उगाओ, लोकली प्रोसेस करो और लोकली खाओ, और थोड़ा बच जाए तो वहां लेकर जाए जहां उगाने की फैसिलिटी नहीं है। तो इस तरह के मॉडल और इस तरह की वर्किंग को हमें आगे लाना होगा और ऐसे मॉडल पर काम करना शुरू करना होगा। तो इस तरह के सारे इश्यूज जो आज हमारे सामने हैं, पर सबसे पहला इशू है सही तरीके से खाना उगाना और सही तरीके से खाने को खाना और हेल्दी होना। और अगर आप हेल्दी होंगे तो समस्याओं के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क ये है कि मैं लोगों को हेल्दी कैसे बनाऊं। मैं आप लोगों को क्यूर करने का नहीं सोच रहा हूं, बल्कि यह कि आपको कैसे हेल्दी बनाया जाए। और आपको हेल्दी बनाने के लिए मुझे आप लोगों को कन्विंस करना होगा कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है, आप खाना बदलो। बस इतना ही। तो आप लोग मेरे साथ हैं? क्या मैंने आपकी चेतना पर कुछ प्रभाव डाला है कि जो आप खा रहे हैं वो गलत है और आपको बदलने की जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से कन्विंस हो गए हैं, पर जगह है सुधार करने की। और एक आपने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि कुछ अलग तरीका है जो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने अगर इतना भी डेंट आपके दिमाग में, आपकी चेतना पर डाल दिया, तो समझो मेरा काम यहां आने का पूरा हो गया। और इसके आगे भी अगर आप सोचते हैं कि मैं 6 महीने बाद फिर आऊं, तो मैं आ सकता हूं, परंतु तब तक मैं इंतजार करूंगा। और आप सब अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं और बोलूं इन सब अलग अलग चीजों के बारे में, तो मेरे पास लिस्ट है। तो हमारे पास लिस्ट है अलग अलग तरह की कंडीशंस जिसे लोग सफ़र कर रहे हैं, और खाना जो आपको खाना चाहिए, और जो काशिया जो आपको बनाने चाहिए। तो खाना कैसे बनाएं, काशिया कैसे बनाएं, कैसे पकाएं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने आप को सिखाना होगा। और MTR जैसी चीज़ों की तरफ मत जाओ, खाना पकाना शुरू कीजिए, अपनी रसोई में चीज़ें बनानी शुरू कीजिए। अब हमारे घरों में किचन भी नहीं है, 3 बेडरूम 1 हॉल और कोई किचन नहीं है। अमेरिका में कोई किचन नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो मैकडोनल्ड और KFC कर रहे हैं। KFC आपको क्या सप्लाई कर रहा है? क्योंकि 5 साल पहले वो चिकन ढंग से नहीं बना पाते थे कि ऐसा किया जाए, और यही कारण है कि अब केंटकी फ्राइड चिकन नहीं है। ये केवल KFC है, दैट्स इट। इसका कोई एक्रोनम नहीं है अब, सिर्फ KFC, क्योंकि इन्होंने अब एक बार रख दिया तो इसको बदल नहीं सकते। तो ये आप सब खा रहे हैं, सब सिंथेसाइज्ड खाना है। और मैकडोनल्ड भी पीछे नहीं है, वो भी कुछ इसी तरह का कर रहे हैं। इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़्यादा पार्किंसंस के मरीज, ज़्यादा अल्जाइमर्स के मरीज, ज़्यादा कैंसर के मरीज। तो आप लोगों को इस नॉनसेंस से बाहर निकलना है। ये खाना नहीं है। लोग कहते हैं जंक फूड, ये जंक फूड नहीं है, ये जंक है। इसमें फूड वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो सावधान रहिए, कई तरह के इश्यूज हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेल्दी बच्चे हों, अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते, तो आप इस बारे में सोचना शुरू करें। ये आपके हाथों में है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है।
कई सुविधाएं आती हैं, पर आपका उन सुविधाओं से बाहर निकलना जरूरी है और अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करना होगा। कई तरह के इश्यूज होते हैं, आपको क्रिएटिवली इन इश्यूज का सोल्यूशन ढूंढना होगा, और यह मेरे अकेले का काम नहीं है। मैं तो ऐसे सिस्टम को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं जो बिल्कुल अलग है, पर आपको इस यात्रा में भाग लेना होगा, तभी आप ऐसी दुनिया का विजन बना सकते हैं जहां कोई भी बीमारी ना हो और भविष्य की पीढ़ियां खुशी से ऐसे बात कर सकें जैसा मैंने कहा था कि कैंसर हुआ करता था, डायबिटीज का भी कोई नाम हुआ करता था, और ये बिल्कुल संभव है अगर हम सब मिलकर काम करें। चलो कुछ बात करते हैं, कैंसर के बारे में बात करते हैं। बहुत भयानक बीमारी है ये, हमारे लिए एक नाम है। देखिए कैंसर की किस्में: स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर, इसोफेगस कैंसर, यूटेरस कैंसर, लिवर कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट, ब्रेन कैंसर। एक टैकी था, मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी में था, उसको बोन कैंसर था। डॉक्टर ने कहा कि इसे कट करना पड़ेगा और फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। इन सबसे पहले वो कुछ खा नहीं पाता था क्योंकि सारा कुछ यहाँ रुका हुआ था, यहाँ पे ग्रोन था, तो पाइप से उसको फीड करते थे। ऑपरेशन के 3 हफ्ते पहले वो मेरे पास आए, माता पिता मेरे पास लेकर आए। वो 21 साल का एक लड़का है, 21-23 साल का लड़का है। जब उसको यह हुआ तो वो पिज्जा बर्गर वगैरह बहुत खाता था, पेप्सी कोक पीता था, तब उसको ये सब हो गया। और जब वो मेरे पास आए तो उसको बोन कैंसर वाली गांजी पिलाई क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकता था। तो गंजी एक पॉरिज है, ये प्री हिस्टोरिक टाइम के पहले का खाना है। तो बीज इकट्ठा करते थे, भिगोते थे और पकाते थे, और पूरी रात भिगोने के बाद उसको खाते थे। ये गंजी है, और गंजी को ट्यूब के रास्ते पिलाया। 3 हफ्ते बाद वे अपना मुंह हिला सका, और उसके बाद 3 महीने के बाद उसका बोन कैंसर चला गया। उसके बाद वो फिर गया और फिर पिज्जा बर्गर वगैरह खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेडिसिन है, और ये एक बार ले लिया तो काम हो गया, और उसके बाद फिर हम वो वही खाना शुरू कर सकते हैं। कई गैंग्रीन के मरीज ठीक होने के बाद आते हैं और पूछते हैं कि अब मैं अपना नॉर्मल खाना शुरू कर दूं। तो मैंने कहा ये नॉर्मल फूड नहीं है। आपको बीमारी होती है तो आप कहते हैं यही नॉर्मल फूड है, और जब मैं बीमारी ठीक कर देता हूं आप कहते हैं कि ये अब नॉर्मल है। तो वो वापस गया और उसने कहा, बॉस आप एबनॉर्मल खाना खा रहे हैं। तो आपने फिर ये साबित कर दिया कि एबनॉर्मल फूड बार बार बीमारी देता है। तो दोबारा फिर वो आया और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, खाना पकाता है, खाना खाता है। जस्ट पिछले 26 को ही उसकी शादी हुई है, और वो खुश है, खाना पकाते हैं, खुश रहते हैं, बहुत खुश है वो। नंजनगुडू एरिया से है वो, और अब उसने 8 एकड़ की ड्राई लैंड खरीदी है। हमारे फार्म आता रहता है वो, और वहां 1 हफ्ते के लिए रुका और सीखा उसने, और अब वो खुद ग्रेन्स उगा रहा है, और मैं काफी खुश हूं इस चीज से। और पिछले 6 महीने पहले वो आया और उसने मुझे निमंत्रण दिया, और कल ही पता चला कि 7 महीने हुए हैं और वो प्रेग्नेंट है। और मैंने कहा कि कम से कम आपको 2-3 साल इंतजार करना चाहिए था शादी के बाद बच्चों के लिए, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात ही है। कई 100 हजारों ही लोग मुझे फोन करते हैं, और असल में मुझे अपना फोन 2-3 सालों से बंद करना पड़ा, और मैं अपनी पत्नी को फोन नहीं कर सकता जब मैं बाहर होता हूं। बहुत सारी कॉल्स आती हैं, पर ये सब हो रहा है, मैं खुश हूं इस बारे में। और मैं असल में बहुत ही खुश आदमी हूं इस धरती पर, क्योंकि हजारों ही लोग मुझे कॉल करते हैं और आभार प्रकट करने के लिए कॉल करते हैं मुझे। बहुत सारे स्पेशल बच्चे जिनको फिट्स, पैरालिसिस था, उनको हमने मदद की। तो मैं आप लोगों का आग्रह करता हूं कि आप इस तरह के लिटरेचर को पढ़ें, फ्री में अवेलेबल है। आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और अगले
कुछ महीनों में हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी नई चीज़ें और सीख रहे हैं। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि हमें सही तरीका मिल गया है। और श्रीधर मूर्ति जैसे लोग पिछले 3-4 महीनों से हमारी मदद कर रहे हैं। वो बहुत ही मेहनत से शहर में काम कर रहे हैं। मेरे लिए ये सब आसान नहीं है, शहर के बाहर जाना और काम करना, पर शहर में ही रहकर जो काम करना है वो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के काम में बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। श्रीधर मूर्ति इसको काफ़ी समय से आगे बढ़ा रहे हैं और ये मेरे नज़दीकी मित्र हैं। इसमें व्यापार का भी एलिमेंट है। शहर में आप जो भी करें उसमें व्यापार का एलिमेंट आ ही जाता है, और वो सही भी है। और मैं व्यापार के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि हमें व्यापार को बदलना है। दवाओं का व्यापार करने की बजाय मिलेट का व्यापार करें, और यही भविष्य है। धन्यवाद। सर, अगर आप इजाजत दें तो सवाल जवाब कर सकते हैं। क्या हम बच्चों को ये सब दे सकते हैं, 6, 8, 9 महीने के बच्चों को? तो देखिए, नियम ये है कि पहले 9 महीने पेट में, 9 महीने मां के स्तन से, और डॉक्टर्स ने ये नियम तोड़ दिया है। 2 हफ्ते में आप बच्चों को खिला सकते हैं, पर 9 महीने तक बच्चों को मां का दूध दें। और अगर काफी दूध है तो आप 2 साल तक पिला सकते हैं। उसके बाद पहली चीज, उनको अन्नप्राशा दें। और पहले हमारे समय में लिटिल मिलेट 1 हफ्ते तक दी जाती थी, तो आप 1 हफ्ता तक लिटिल मिलेट दे सकते हैं। 1 हफ्ते आरका दे सकते हैं, 1 हफ्ते कॉर्ले दे सकते हैं। और इस तरह से हर हफ्ते आप 1-1 मिनट बदल बदल के दें। जितना अलग अलग तरह का आप अनाज बच्चों को देंगे शुरुआती दिनों में, उतना ही बच्चा अच्छा रहेगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो इसीलिए एक चीज पर ना रुके, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग पत्ते, अलग अलग तरह के अनाज बच्चों को दें। इसीलिए सब कुछ अलग अलग और नया होना चाहिए। और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम सहूलियत पर निर्भर करते हैं, एक चीज बनाते हैं और बच्चों को वही चीज देते रहते हैं। क्योंकि सुबह कॉफी पीने की आदत है, बच्चों को भी कॉफी देने लग जाते हैं। कृपया ये गलतियां ना करें। तो बच्चों को काफी अलग अलग तरह का खाना खिलाएं, करना चाहिए, ताकि शरीर एंटीबॉडीज बना सके और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। यह विज्ञान है। जितना अलग अलग तरह का खाना आप खाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वो अलग बात है कि अगर आप शुरुआती दिनों में 9 महीने में बच्चों को मां का दूध दें तो वो बच्चा सेहतमंद रहेगा, ये गारंटीड है। ये बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है। बहुत अच्छा प्रश्न रहा ये। तो आप दूध अच्छी मात्रा में बने, इसलिए खाने का एक प्रोटोकॉल है। इसके लिए मां को बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट दें, तो ये दूध की मात्रा बढ़ाने में काफी सहायक है। फोक्सटेल मिलेट कुछ महिलाओं में दूध की मात्रा को कम कर देता है, तो मां को पहले 9 महीने तक फोक्सटेल मिलेट कम खानी चाहिए। हर हफ्ते धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं, 20-30 दिन में एक बार दें। बाकी चारों मिलेट मां के लिए बहुत अच्छे हैं। खासकर बार्नयार्ड मिलेट बहुत अच्छी है लैक्टेशन के लिए, और पर्ल मिलेट भी बहुत बढ़िया है दूध बढ़ाने के लिए, और दूध बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है। फिर पत्तियां, सब्सी गेप्यू बहुत बढ़िया है।
पुदीना के पत्ते बहुत बढ़िया है, मोरिंगा ड्रमस्टिक बहुत बढ़िया है लैक्टेटिंग मदर के लिए, करी लीव्स, वेजिटेबल्स हैं, नूलकॉल, बीटरूट, टोंडिकाई, ये पंपकिन की तरह का एक वेजिटेबल है। उसके बाद फ्रूट्स हैं, वो भी बहुत बढ़िया हैं आपके लिए, नेरले फ्रूट बहुत बढ़िया है। तो इस तरह की कई चीजें हमने ढूंढी हैं जो बहुत अच्छी हैं। गार्लिक जैसे बहुत बढ़िया चीज है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। आप ये सब किताबों में पढ़ सकते हैं और आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न था, धन्यवाद सर। मैं आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रही हूँ और मैं ये सब खाना खाती हूँ, पूरी तरह से नहीं पर कुछ कुछ मात्रा में। मैं काफ़ी खुश हुआ, इस पर तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। पूरी तरह से नहीं तो कम से कम आपने शुरुआत तो की। मेरा प्रश्न है, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और अभी भी सुना, पर टीएसएच के बारे में, एलिवेशन के बारे में क्या करना चाहिए? टीएसएच, थायराइड प्रॉब्लम, ये सब दूध से जुड़ा हुआ है, बहुत आसान है ये, और स्टेरॉइडल इम्बैलेंस है ये। तो अगर आप दूध छोड़ दें तो आपका टीएसएच ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और अगर आप दूध और चाय छोड़ दें तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। कम ज्यादा की बात नहीं है, यही मैंने कहा, सुबह बस एक ही कप तो कॉफी पीता हूं मैं, नहीं, आपको पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। साथ ही हमने एक खास प्रोटोकॉल बनाया है थायराइड प्रॉब्लम के लिए। आपको लिटिल मिलेट 3 दिन खानी है और बाकी 4 मिलेट एक एक दिन खानी है आपको। तो 3 दिन आप लिटिल मिलेट खाएं और बाकी 4 मिलेट एक एक दिन आप खाएं, और 7 दिन का साइकिल हो जाएगा। और मैंने तेल के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं। कोकोनट, नारियल का तेल बहुत बढ़िया है, तो सुबह सुबह आप इसको ले सकते हैं। पर हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि तेल बढ़िया नहीं है, नारियल तेल में कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्राउंडनट ऑयल अच्छा नहीं है, और ये सब लोग ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, यही बढ़िया है। ऑलिव ऑयल है क्या? सारा संसार ऑलिव ऑयल के पीछे पड़ा है, क्या बेवकूफ़ी है ये। और ये सब व्यापार है, और कोई ऑलिव ऑयल नहीं है, ये सब डीजल मिनरल है जिसको भरते हैं और हमें ये यकीन दिलाते हैं कि ये सब प्योर सनफ्लावर ऑयल है, प्योर राइस ब्रान ऑयल है, ये है वो है। सही तेल कोई नहीं है। सही तेल क्या है? जहां आप रहते हैं वहां कोई ना कोई तेलीय पदार्थ पैदा होता है, जैसे कि नारियल का तेल, तिल, मूंगफली, सैफलोर ऑयल, नाइजर सीड, ये सब बढ़िया तेल है। नारियल और तिल का तेल अल्टरनेट वीक्स आप 2-3 चम्मच पिए और थायराइड आपका साफ हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसी ग्लैंड्स जो है वो फैट की बनी होती हैं, इसीलिए ये फैट से ही साफ हो सकती हैं। क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपके अटक गए हैं वो सॉल्युबल है, और कई वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल है वो आपके साफ हो जाते हैं अपने आप, और जो फैट सॉल्युबल है वो फैट से ही आपको उनको क्लीन करना पड़ेगा। तो जब आपका शरीर सुबह साफ रहता है तो आप 2-3 चम्मच नारियल का तेल पिए एक हफ्ता, और अगले हफ्ते तिल का तेल, और तीसरे हफ्ते मूंगफली का तेल, और ये 9 हफ्ते करें और आपका शरीर ठीक हो जाएगा। मैंने काफी मरीज देखे हैं जिनका टीएसएच 150 से भी ज्यादा था और वो 9 हफ्ते में ही 50 हो गया, और फिर अगले 9 हफ्ते में वो 40 हो गया। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो 6 महीने से 2 साल में कोई भी थायराइड की समस्या जो है वो अपनी ठीक कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। हाँ, थायरोक्सिन, अल्ट्रोक्सिन ही नहीं, कई तरह के मरीज, एसएलई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सब स्टेरॉइड्स के आदी हो गए हैं, और स्टेरॉइड्स को शरीर से निकालना बहुत मुश्किल है। ये सहायता तो नहीं करते, पर आपको डी एडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबको आदत हो जाती है। और आसान तरीका ये है कि आप 25% घटाएं। तो अगर आप 10 मिलीग्राम आइसलो ले रहे हैं, जो कि काफ़ी आम दवा है
किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज की, तो आप 10 मिलीग्राम लेते हैं, 10 मिलीग्राम कल लेते हैं और उसके बाद 10 मिलीग्राम लेते हैं। तो आप क्या करें कि पहले दिन 10 मिलीग्राम ले, अगले दिन 5 मिलीग्राम ले, फिर 10 मिलीग्राम ले और 5 मिलीग्राम। तो आपने क्या किया कि 20 मिलीग्राम की बजाय 15 मिलीग्राम खाई। तो 3-4 हफ्ते के बाद 5-5 मिलीग्राम ले, तो अब आपने 50% कम कर लिया 4 हफ्ते में। और फिर आप ऐसे ही 5-5 मिलीग्राम की बजाय 2.5 मिलीग्राम खाएं और 2.5 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम, और ऐसे ही आप धीरे धीरे 3 हफ्ते में और कम करते जाएं। और 6 महीने में आपके शरीर से आप अपने गोलियों के प्रभाव को निकाल सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, कैंसर हो, एसएलई हो या कोई और बीमारी हो। आजकल तो ऐसा ही है, हर एक चीज के लिए हम दवा लेते हैं, यहां तक कि अगर आप सिट्रिजिन ना लें तो आपको खारिश होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज को छू दिया तो थोड़ा सा प्रेशर ही एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर देगा, ऑटो इम्यून शॉक दे देता है शरीर को और आपको खारिश हो जाएगी। कुछ लोगों को छींकें होने लग जाती हैं, कुछ को सिर दर्द होना लग जाता है। तो ये सब दिक्कतें दवाओं के आदी होने से ही हैं और इससे बाहर निकलने का यही एक तरीका है। और लोग किसी न किसी दवा के आदी हैं और कई लोग तो बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक 16 साल की बच्ची के साथ हुआ, ब्लड कैंसर की मरीज थी वो। हर एक 3 दिन में उसको हीमोग्लोबिन देना पड़ता था क्योंकि खून डीजनरेट हो जाता, और वो दवा भी दे रहे थे और हर बार उसको करीब 10,000 रुपए की दवाई देनी पड़ती। फिर उनके पैसे खत्म हो गए और उन्होंने सब कुछ देना बंद कर दिया उसको, और फिर उन्होंने ये तरीका अपनाया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और फिर उन्होंने ब्लड कैंसर का प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू किया और 6 दिन के अंदर अंदर उसका खून स्टेबलाइज हो गया। 6 हफ्ते बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी और 6 महीने बाद वो हमारे घर आई। वो कार कनाडा से है, वो बेड से नहीं उठ पा रही थी और 6 महीने बाद वो मेरे पास आई और मेरे को धन्यवाद करने के लिए आई। मैं करीब 10 ऐसे लोगों को रोज देखता हूं और अपॉइंटमेंट, और उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस तरह का प्रभाव है इस सिस्टम का, और आप इन सब बीमारियों से निजात पा सकते हैं और आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको बहुत सारी दवाइयां पहले ही दे दी हैं, इससे ज्यादा और क्या करेंगे वो। तो आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इसे छोड़िए धीरे धीरे लगातार, क्योंकि डी एडिक्शन आपके शरीर में शॉक दे सकते हैं। विटामिन ई के बारे में प्रश्न है। त्वचा के रोगों में डॉक्टर विटामिन ई लेने के लिए बोलते हैं। तो नहीं, जैसा मैंने कहा कि विटामिन ई जो आप खाने में देखें कि किस खाने में है, और ये टेबल है जिसमें त्वचा संबंधी रोगों के लिए मैंने बताया है, और देखें कि क्या खाना है, क्या सही खाना है, कौन से काश्य पीने हैं, वो आप ले सकते हैं। आपका क्लिनिक कहाँ है? नहीं, मैं अपना क्लिनिक बंद करना चाहता हूं। आप क्लिनिक आना चाहते हैं, क्लिनिक में ना आए। ये मेडिकेशन नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। मैं चाहता हूं कि लोग क्लिनिक ना आए। पहले ही बहुत सारे क्लिनिक खुल चुके हैं, चाहे वो खादर का क्लिनिक हो या किसी और का क्लिनिक हो। कोई खास सलाह देना चाहेंगे आप? मैं ये सारी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्लिनिक ना जाना पड़े। मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि आप मैसूर आए मेरे क्लिनिक में।